जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेएमएस इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है संघीय कार्यपालिका। दोस्तों, जिसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के बारे में। दोस्तों, यह जो टॉपिक है ये बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। और दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पर मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई है, तो आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं और अपने बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसके यह नोट्स है जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं अपने चैप्टर का मतलब, ताकि हमें चैप्टर का मतलब पता हो तो हम चैप्टर को आसानी से समझ सके। देखो दोस्तों, हमारे चैप्टर का मतलब है संघीय कार्यपालिका। अब संघीय कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? संघीय कार्यपालिका का मतलब होता है दोस्तों संघ में काम करना है, मतलब एक साथ काम करना। तो देखो दोस्तों, कार्यपालिका का मतलब होता है काम करना। संघीय मतलब साथ में, कार्यपालिका मतलब काम करना। तो दोस्तों, हमारा जो देश है उसके लिए काम कौन कर रहे हैं, या हमारे देश के फैसले कौन ले रहे हैं, हमारे देश को चला कौन रहे हैं? तो हमारे देश को कोई एक व्यक्ति नहीं चला रहा दोस्तों, हमारे देश को मिलकर कई लोग चला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसमें कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और मंत्रिमंडल। तो ये लोग मिलकर दोस्तों, ये लोग मिलकर हमारे देश को चला रहे हैं, ऐसा माना जाता है, या ये लोग हमारे देश के बड़े बड़े फैसले लेते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर का मतलब एक ही है कि आपको बताया जाए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल कैसे काम करते हैं, इन्हें चुना कैसे जाता है और इनको संविधान से कैसे चलाया जाता है। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने 3 पार्ट में वीडियो बनाई हुई है, 4 पार्ट में सॉरी, जिसके अंदर मैंने राष्ट्रपति जी को, उपराष्ट्रपति जी को और मंत्रिमंडल को कवर किया हुआ है। और ये मेरी लास्ट वीडियो इस चैप्टर की, जिसमें मैं आपको प्रधानमंत्री जी के बारे में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, अब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स के हिसाब से प्रधानमंत्री जी को समझते हैं कि इन्हें कैसे चुना जाता है, ये कैसे काम करते हैं और देश में इनकी सबसे महत्वपूर्ण स्थिति क्या है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता ही है कि अभी हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो कैसे काम करते हैं, उनकी पावर क्या क्या है, अब उस हिसाब से इन्हें जोड़कर हम समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला जो हमारा पैरा है वह कह रहा है कि भारत में संविधान द्वारा संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है, जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष है और शासन की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष और प्रधानमंत्री शासन का मुखिया। देखो दोस्तों, इस पूरे ही लाइन में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को बता दिया गया है। तो यहाँ बताया गया है कि हमारे देश में सबसे पहली चीज़ जो हुई है वह यह है कि हमारे देश में कौन सा शासन है? संसदीय। हमारे इधर अध्यक्षात्मक नहीं है, मतलब हम ब्रिटेन की तरह हैं, अमेरिका की तरह नहीं। अमेरिका में देखते होगे आप दोस्तों, वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। तो राष्ट्रपति जी खुद ही सारे काम करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे हेड है। लेकिन जहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली होती है वहाँ पर वो हेड बनता है जिसे जनता ने चुना है। तो देखो दोस्तों, जनता ने किसे चुना है? अभी जनता ने किसे चुना है? तो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में। तो इसका मतलब क्या है कि वही हमारा सारा काम करेंगे। तो संसदीय शासन प्रणाली में सबसे बड़ी पावर जो है वो किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। और जो राष्ट्रपति है वो पावर तो सब कुछ उसी के पास है, मतलब उनके साइन के बगैर कुछ नहीं होगा, लेकिन वो नाम मात्र की पावर है, क्योंकि उन्हें सारे काम किससे पूछ के करने होंगे? राष्ट्रपति जी से। तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि आपके पास सारी पावर है, मतलब कि पावर किसी और के पास है, ठीक है दोस्तों, लेकिन वो आपसे पूछकर काम करेगा। आप जब तक नहीं कहोगे तब तक वो काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब यह है दोस्तों कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति जी हैं वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, वो अपनी मर्जी से कोई देश का बड़ा फैसला नहीं ले सकते। सारे फैसले प्रधानमंत्री जी लेंगे और राष्ट्रपति जी को उन फैसलों पर साइन करके उसे सही करना होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर यही है कि हमारे देश की जो मेन मुखिया है, जो हमारे देश के लिए मेन रूप से काम करता है, वह प्रधानमंत्री है। तो इसीलिए शासन का मुखिया वही है। तो आप देखते होंगे कि देश के जितने बड़े फैसले हैं, जितनी भी चीज़ें, वो प्रधानमंत्री जी अनाउंसमेंट करते हैं। वो अनाउंसमेंट जरूर करते हैं, वही सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति जी के पास नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर यही है कि इस देश के मुखिया के रूप में जहाँ पर भी संसदीय शासन प्रणाली है वहाँ पर प्रधानमंत्री की चलती है, वहाँ पर राष्ट्रपति जी नाम मात्र के अध्यक्ष होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगले पॉइंट में बताया है पैरा में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान में लिखा हुआ है अनुच्छेद 75 में के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह पर की जाएगी। तो देखो दोस्तों, ये साफ बताया हुआ है कि प्रधानमंत्री को कौन चुनेगा?
उस टाइम के राष्ट्रपति। तो उस टाइम में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी। तो उन्होंने ही प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया था। तो मतलब राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को चुनते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा। तो प्रधानमंत्री कौन चुनता है? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री बनाएगा? क्या मेरे को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना सकते हैं? क्या किसी को बना सकते हैं? नहीं, उसके लिए भी एक व्यवस्था है। उसमें बताया गया है संविधान में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति लोकसभा से बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो देखो दोस्तों, प्रणब मुखर्जी अगर चाहते तो क्या कांग्रेस के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते थे? लेकिन उनके हाथ भी बंधे होते। जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीट लाती है या फिर जो पार्टी जीत जाती है उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, उसी पार्टी के व्यक्ति को। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो राष्ट्रपति जी उसी की नियुक्ति करेंगे जो बहुमत दल, जो बहुत वोटों से जीतेगा। ऐसा हम सन 2004-9 के चुनाव से पहले देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के पश्चात किसी राजनीतिक दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं था, तो कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप से उभर कर सामने आई। तो राष्ट्रपति ने कांग्रेस दल के नेता मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी शेयर किया है। अगर आप 2014 और 2019 के इलेक्शन देखोगे तो बीजेपी पे बहुत सारे वोट थे। क्या थे? 2014 और 2019 में बीजेपी पे खुद के ही बहुत वोट थे। लेकिन 2004-9 और अगर हम उससे पहले भी देखेंगे तो कभी भी कोई भी सरकार बहुमत से नहीं आई थी। बहुमत मतलब एक ही पार्टी इतनी सीटें नहीं लाई थी कि वो सरकार बना सके। तो उस टाइम में जो बड़ी पार्टी होती थी उसे सरकार बनाने का निमंत्रण दिया जाता था और उसे बोला जाता था कि आप अरेंजमेंट करके कैसे करके सरकार बना लो। तो 2004 और 9 में ऐसा ही हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ में तो आया ना? यहाँ पर सारी बात नॉर्मल अब तक हम यही समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस देश की मेन पावर है। राष्ट्रपति नाम मात्र के अध्यक्ष हैं, उनका सिर्फ नाम मात्र का काम है, लेकिन काम सारे प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री को कौन चुन कर लाएगा? तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति लाएंगे अनुच्छेद 75 के अनुसार। उसके अलावा राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री को चुनते हैं। प्रधानमंत्री को कोई नहीं चुन सकता। प्रधानमंत्री वही बनेगा दोस्तों जो उस टाइम की सबसे बड़ी पार्टी जीत के आएगी या फिर जिस पार्टी के ज़्यादा वोट होंगे। तो ये चीज़ बताई गई है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कितने समय के लिए कैसे प्रधानमंत्री को चुना जाता है। अब हम दोस्तों यह पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री अगर आ गए तो कितने समय के लिए। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर आपकी सरकारी जॉब कभी भी लग गई तो आपकी 60 से पहले रिटायरमेंट नहीं होगी ना दोस्तों। तो उसी तरीके से संविधान के अनुच्छेद 75 में यह भी व्यवस्था की गई है कि मंत्री राष्ट्रपति और प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। तो देखो दोस्तों, प्रधानमंत्री मंत्री कब तक रहेंगे? जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है, जब तक राष्ट्रपति उन्हें नहीं हटाते। राष्ट्रपति उन्हें कब हटाएंगे? तो देखो दोस्तों, प्रधानमंत्री वैसे 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। तो देखो दोस्तों, अभी जैसे मान के चलो बीजेपी है, तो बीजेपी के खुद ही इतने वोट है कि वो वहाँ पर उसकी सरकार आराम से स्थिर है। ठीक है दोस्तों, अब जिस दिन बीजेपी में मान के चलो ऐसा हो ना, एक पल के लिए एग्जाम्पल के लिए कोई भी पार्टी हो जो बहुमत सही है, अगर उसकी पार्टी के आधे लोग कहें कि हम दूसरी पार्टी बनाते हैं, हम बीजेपी को या फिर हम इस पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, तो उस दिन क्या होगा? जो मेन प्रधानमंत्री होंगे दोस्तों, उनकी सरकार गिर जाएगी क्योंकि इनके पास बहुमत नहीं होगा। तो ऐसे में 5 साल से पहले भी सरकार गिर सकती है और ऐसा हुआ भी है 1999 में और बीजेपी के साथ ही। तो देखो दोस्तों, 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। अगर एक बार प्रधानमंत्री आज ही चुने गए तो अगर बीच में कोई गड़बड़ नहीं हुई तो 5 साल तक वो सरकार स्मूथली चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब लग गई तो अगर आप 60 साल से पहले कोई गड़बड़ नहीं मचाते तो आपकी नहीं हटेगी ना। तो उसी तरीके से 5 साल से पहले सरकार नहीं हटेगी, पद पर बने रहेंगे। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री कार्यकाल नहीं, लोकसभा का अविश्वास प्रस्ताव, कि अगर आपकी पार्टी के पास वोट ही नहीं है, ठीक है दोस्तों, मान के चलो कि आपने एग्जाम्पल के लिए कि आपने 3-4 पार्टियों से मिलकर सरकार बनाई है। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने आपकी सरकार बनाई। अब 2 पार्टी आपको सपोर्ट करना बंद कर दे, वो कही कि हम आपको सपोर्ट नहीं करते, तो आप बिना सपोर्ट के प्रधानमंत्री नहीं बने रह सकते। उसी टाइम एक अविश्वास प्रस्ताव हुआ, जिन्होंने आपको वोट दिया था वो लोग अपना वोट वापस ले लेंगे कि हमें अपना प्रधानमंत्री नहीं रखना। उस टाइम में जो प्रधानमंत्री होंगे उसे उनके पद से हटा दिया जाएगा, चाहे 1 दिन हुआ हो चाहे 1 महीना हुआ हो। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि एक बार हुआ था 17 अप्रैल 1999 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार द्वारा लोकसभा में विश्वास मत खो देने के पश्चात उन्होंने खुद ही त्यागपत्र दे दिया था और प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। तो देखो दोस्तों, अगर आप
यूट्यूब पे भी अगर सर्च मारोगे तो उस दिन का भाषण देखिए, वो बहुत ही बढ़िया भाषण है, जिस दिन उन्होंने सरकार वहाँ पर उनकी जिस दिन वो गिरने वाली थी तो उस दिन का। तो यहाँ पर समझ में आ गया दोस्तों आपको यहाँ तक। तो यहाँ तक आपको दोस्तों अब तक यही समझना था कि प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति कैसे होती है, प्रधानमंत्री क्या हैं और कैसे वो काम करते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री की शक्ति तथा कार्य। तो देखो दोस्तों, अब प्रधानमंत्री शक्ति तथा कार्य ही हमें पढ़ना है, बाकी हमने मेन चीज़ों को अब कर लिया है। तो आपको प्रधानमंत्री के बारे में यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर हमने अब तक दोस्तों क्या पढ़ा है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर यही पढ़ा है दोस्तों कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को चुना जाता है। अच्छा, 1 सेकंड का आप ब्रेक ले लीजिए, मुझे भी थोड़ी हल्की ब्रेक की ज़रूरत लग रही है, क्योंकि एकदम से अगर मैं आपको बोलता रहूँगा तो आपके माइंड पर भी मन नहीं करेगा ऐसे करने का, है ना दोस्तों। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आता भी है, इसीलिए इसको थोड़ा समझना ज़रूरी है और प्रधानमंत्री को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उस टाइम में भी ये काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों। तो एक चीज़ यहाँ तक मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि अब तक जो हमने समझाया है या मैंने जो कोशिश की समझाने की, वो आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है दोस्तों। अब हम समझते हैं प्रधानमंत्री की शक्ति तथा कार्य। तो देखो दोस्तों, आज अगर इसको अच्छे से समझना है तो आप समझ ले कि आप प्रधानमंत्री हैं और आपकी क्या पावर है। जैसे अगर आपको ये पता चल जाता ना कि मैं अगर पुलिस वाला बन गया तो मेरी क्या क्या शक्ति हो जाएगी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, या मैं कुछ भी बन गया, तो वैसे ही आप सोचिए कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो मेरी क्या शक्ति और कार्य होगी। और क्या पता आप बन भी जाएँ फ्यूचर में, क्योंकि प्रधानमंत्री भी हमारे देश से बनते हैं ना। और कितने हम चाहे किसी भी लेवल पे हो हम बन सकते हैं, हर कोई प्रधानमंत्री। उसके लिए कोई स्पेशल नॉलेज भी नहीं चाहिए कि भाई कोई डिग्री चाहिए। तो इसीलिए प्रधानमंत्री बनने के लिए आपके पास क्या काबिलियत है, या फिर कुछ नहीं, आप प्रधानमंत्री बन गए तो आपकी क्या शक्तियाँ होंगी, उसे हम पढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री बन गए तो आप करेंगे मंत्री परिषद का निर्माण। मतलब कि प्रधानमंत्री ही फैसला करते हैं कि कौन मंत्री बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के टाइम के बड़े बड़े मंत्री या मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद कौन आते हैं, तो देखिए दोस्तों, जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं, ठीक है दोस्तों, लोकसभा का 15%, लोकसभा में जितनी भी सीटें आई हैं उसके 15% सीटें, मतलब कि जितने भी लोकसभा में टोटल व्यक्ति की वो है उसका 15% मंत्री बनते हैं। और वो मंत्री कौन बनाता है, तो बीजेपी जैसा बीजेपी में जीती हुई है वो बनाएगी, या फिर जो भी पार्टी जीतेगी वो बनाएगी। और वो कौन बनाएगा, प्रधानमंत्री। तो देखो दोस्तों, इसीलिए प्रधानमंत्री जो समझदार व्यक्ति हैं या फिर जो उनके आसपास होते जाता है उन्हें ही मंत्री बनाया जाता है, या जो इंपॉर्टेंट बंदे पार्टी के अंदर होते हैं उसे बनाया जाता है। तो आप अगर प्रधानमंत्री बने तो आप कैसे बनाएंगे, प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होने के कारण राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिसे नियुक्त करता है उसे सरकार निर्माण करने के लिए निमंत्रण किया जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए गए व्यक्ति को ही मंत्री नियुक्त करते हैं। मंत्रियों का चुनाव पूर्णतः प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। यह ठीक है कि प्रधानमंत्री अपने दल के प्रमुख नेताओं को मंत्री बनाने के अधिकार के उल्लंघन कम ही करता है, परंतु अगर वह चाहे तो दल के प्रमुख नेताओं को किसी न किसी बहाने मंत्री परिषद की सदस्यता से वंचित कर सकता है। तो देखो दोस्तों, जो प्रधानमंत्री जी हैं वो क्या करते हैं कि अपनी पार्टी में से किसी को मंत्री बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कई बार आप देखते होंगे कि कई पार्टी के लोग नाराज़ हो जाते हैं, किस वजह से, कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पर यही बात है कि मंत्री बनाना किसके हाथ में है, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के हाथ में। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि पहला काम प्रधानमंत्री का ये है कि वो अपनी मंत्री परिषद बनाए। और दोस्तों, मंत्री वाले चैप्टर मैंने आपको पीछे जो पिछली वीडियो बनाई थी इसमें मैंने बताया था कि मंत्री कैसे कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो उन मंत्री को चुनता कौन है, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का सबसे पहला काम होता है कि वो सारे मंत्रियों को चुने। मंत्रियों का दोस्तों क्या भाग होता है कि मंत्री अपने ऊपर जिम्मेवारी लेते हैं। अगर मान के लो शिक्षा मंत्री है, ठीक है दोस्तों, तो शिक्षा मंत्री शिक्षा की जिम्मेवारी लेगा। तो अब ये मंत्रालय किसे देना है, ये सब प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। और प्रधानमंत्री इस मंत्रालय को छीन भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री का सबसे पहला काम जो अटमोस्ट जो बहुत ज़रूरी है वो यह है कि वो मंत्रालय का बंटवारा करते हैं कि किसको कौन सा मंत्रालय देना है, ठीक है दोस्तों। दूसरा है विभागों का बंटवारा। प्रधानमंत्री न केवल मंत्रियों को नियुक्त करते हैं अपितु उनसे विभागों का बंटवारा भी करते हैं। यह निर्णय करते हैं कि कौन सा मंत्री किस विभाग का अध्यक्ष होगा, कौन सा मंत्री कैबिनेट मंत्री होगा, कौन सा मंत्री राज्य मंत्री होगा, कौन सा मंत्री उप मंत्री होगा, कौन सा स्वेच्छारी शक्ति कहा जाता है। यह ठीक है, उस पार्टी के नेता को संतुष्ट रखना होता है तो देश के प्रतिनिधि को प्रतिनिधि देना होता है, परंतु एक लीडर तथा लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री के रूप में अपनी इच्छा अनुसार मंत्री परिषद के रूप दे सकता है। तो देखो दोस्तों, पहले तो मंत्री चुनना होता है। दूसरा, किस मंत्री को क्या बनाए, ठीक है दोस्तों। जैसे मानने के लिए रक्षा मंत्री किसे बनाया जाए, तो अभी के टाइम में हमारे रक्षा मंत्री कौन है, अभी के टाइम में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। तो देखो दोस्तों, उनको क्यों बनाया गया वो, तो देखो
उनको इसीलिए बनाया गया है कि ये मुख्य प्रधानमंत्री देखते हैं कि इसके लिहाज से किसको मैं ये जिम्मेवारी सौंपूँ, कौन इसे बढ़िया से निभा सकता है। देखो मंत्री तो बहुत सारे, उसमें से कौन सा मंत्री समझदार है, इस चीज़ को संभाल लेगा। जैसे अभी के टाइम में हमारे विदेश मंत्रालय में एस जयशंकर है दोस्तों, उसके बाद में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन है। तो दोस्तों वो क्यों है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उन्हें फैसला दिया कि भाई ये अच्छे से हमारे इस चीज़ में मैनेज कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। या गृह मंत्री मंत्रालय या गृह मंत्री कौन है, हमारे अमित शाह जी हैं। तो किस लिए दोस्तों, वो सिर्फ इसीलिए हैं कि उनके बीच विभागों का बंटवारा किया गया है, ठीक है दोस्तों। विभागों का बंटवारा का मतलब होता है कि उनको जिम्मेवारी सौंपी गई है। जिम्मेवारी क्यों सौंपी गई है दोस्तों, जिम्मेवारी इसलिए सौंपी गई है कि ये प्रधानमंत्री का फैसला होता है। प्रधानमंत्री देखते हैं कि इसे कौन निभा पाएगा, लेकिन ज़्यादातर प्रधानमंत्री के ऊपर बोझ या फिर कहो कि उनके ऊपर एक दिक्कत होती है कि उन्हें हर राज्य से बंदे लेने थे, ताकि ये ना दिखे कि किसी व्यक्ति, जैसे मान के लो अगर सारे मंत्री पुरुष हो गए तो उन्हें रखने के लिए स्त्री भी मंत्री के रूप में रखनी होगी, क्योंकि उनको दिखाना होता है कि हम हर तरह की, हमारी सरकार हर किसी को मौका देती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है दोस्तों कि विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी प्रेशर होता है कि वो बड़े बड़े नेताओं को प्रधानमंत्री बनाएं, बड़े बड़े, और उसके हर किसी को मंत्री बनाने की कोशिश करते हैं। मंत्रियों को हटाने की शक्ति, तो देखो दोस्तों जब 2014 की सरकार आई थी तो 2017 या 18 में दोबारा मंत्री, मतलब कि मंत्रालय होता है उसमें मंत्रियों का फेरबदल किया था, कई मंत्रियों को हटाया था, कई मंत्रियों को रखा गया था। तो ये सब क्यों होता है दोस्तों, ये इसलिए होता है दोस्तों कि मंत्रियों को हटाना भी प्रधानमंत्री के हाथ में है, ठीक है। अगर आपको आज मंत्री बनाए तो कल आपको प्रधानमंत्री उस मंत्री पद से हटा सकते हैं और दूसरी मंत्री पद दे सकते हैं, या किसी के पास मंत्री पद नहीं है तो उसे दे सकते हैं। तो सैद्धांतिक रूप में मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर बने रहते हैं। तो देखो दोस्तों मंत्रियों को कौन बनाता है, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति किससे पूछकर बनाते हैं, प्रधानमंत्री। तो इसका मतलब किसके हाथ पर बात आ गई, प्रधानमंत्री के हाथ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर यही बात है दोस्तों कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहकर किसी को भी मंत्री बना सकते हैं और किसी को मंत्री से हटा भी सकते हैं। तो जब प्रधानमंत्री की दृष्टि में कोई मंत्री कुशलता से काम नहीं करता, कोई मंत्री सही से काम को नहीं संभालता, तो वह मंत्री प्रधानमंत्री के निर्णय से सहमत नहीं होता। दोस्तों एक मैं आपको एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ, उसके अंदर क्या हुआ था कि एक मंत्रालय में बहुत बड़ा घोटाला हो गया, ठीक है दोस्तों। और उस मंत्रालय में, क्योंकि नाम लेना सही नहीं रहता वरना किसी पार्टी की तरफ का व्यक्ति लगूंगा मैं, तो उसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ कि उस मंत्री से उसको हटा दिया गया। तो उसका मतलब क्या है, अगर कोई ढंग से काम नहीं करता तो प्रधानमंत्री उससे मंत्री पद से उसे हटा देते हैं, त्याग पत्र दिलवा देते हैं और दूसरे मंत्री पद में उसे डलवा देते हैं, नहीं भी देते। तो राष्ट्रपति वैसे तो नियुक्त करते हैं, लेकिन वो पूछ कर किससे करेंगे, मंत्री से, प्रधानमंत्री से। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया प्रधानमंत्री की शक्ति तथा कार्य के ऊपर। तो हमने 3 शक्तियाँ पढ़ी है, मंत्री परिषद, किसको मंत्री बनाना है, मंत्रियों को कौन कौन से विभाग देने हैं, और मंत्रियों को हटाना भी है। अब दोस्तों कैबिनेट का नेतृत्व प्रधानमंत्री। अब दोस्तों कैबिनेट क्या होता है, कैबिनेट का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों, कैबिनेट मतलब बहुत महत्वपूर्ण मंत्री, ठीक है दोस्तों। जैसे महत्वपूर्ण का मतलब होता है दोस्तों जिसको स्पेशल जिम्मेवारी हो। देखो दोस्तों हमारे देश में क्या क्या महत्वपूर्ण है, रक्षा महत्वपूर्ण है, शिक्षा महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों, कानून व्यवस्था महत्वपूर्ण है, कानून महत्वपूर्ण है, उसके बाद में जो फाइनेंस, जो पैसा होता है, वित्त महत्वपूर्ण है। तो ऐसे जो बड़े बड़े मंत्रालय है, जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया दोस्तों, उसके बाद में आपका रेल मंत्रालय हो गया, उसके बाद में आपका फाइनेंस मंत्रालय हो गया। तो ये जितने भी मंत्रालय बड़े बड़े मंत्रालय हैं, और इन्हें ही बोला था कैबिनेट, क्योंकि ये मंत्रालय कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर देश को चलाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनको बोला था कैबिनेट, जो बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण मंत्री हैं। तो कैबिनेट का नेता होता है वह कैबिनेट की बैठकों का प्रधानता करता है। राष्ट्रपति कैबिनेट की कार्यवाही में भाग नहीं लेता, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट सभी कार्य करती है। वह कैबिनेट की बैठक बुलाती है, उसमें विचार किए जाने वाले विषयों की सूची बनती है, कैबिनेट के विभिन्न विषयों पर बहस को संचालित करता है, अगर उचित समझे तब उन पर मतदान करवाते हैं। तो देखो दोस्तों जब भी कोई बड़ा सरकार फैसला लेने वाली होती है, ठीक है, तो वो अपने जो बहुत महत्वपूर्ण मंत्री है उन्हें लेकर आती है। तो वो कैबिनेट कौन बनाता है, प्रधानमंत्री। जैसा अभी कैबिनेट में आप देखते होंगे कौन कौन है, राजनाथ सिंह है, उसके बाद में अभी कौन है, हमारे होम मिनिस्टर जी जो हैं अमित शाह जी हैं, एस जयशंकर हैं, निर्मला सीतारमन जी हैं, उसके बाद में दोस्तों पीयूष गोयल मंत्रालय में। तो ये सारे जो हैं, ये सारे के सारे अपने मंत्रालयों का कार्यभार संभालते हैं। तो ये कैबिनेट है, ये हमेशा प्रधानमंत्री के आसपास रहते हैं और प्रधानमंत्री इनके साथ मिलकर देश के लिए काम करते हैं। तो देखो दोस्तों लॉकडाउन हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, चाहे चाइना से भी युद्ध की स्थिति बन रही थी या कोई बड़े फैसले लेने हो, तो कैबिनेट, प्रधानमंत्री, ये लोग मिलकर लेते हैं। और कैबिनेट का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो कैबिनेट मतलब प्रधानमंत्री के बिल्कुल समीप की मंत्रालय। तो कहीं ना कहीं कैबिनेट भी
चलाते हैं वो प्रधानमंत्री चलाते हैं। तो प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं मेन फैसले लेते हैं दोस्तों। विभिन्न विभागों को एक कड़ी, तो देखो दोस्तों कौन सा मंत्री क्या काम कर रहा है ये राष्ट्रपति को बताना प्रधानमंत्री का काम है। तो कहीं ना कहीं जो ये काम है ये कौन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी। तो मतलब जो मंत्रालय में काम हो रहा है, ठीक है दोस्तों, जो मंत्रालय या मंत्री काम कर रहे हैं और राष्ट्रपति जी को कौन बताएगा वो काम जाके, प्रधानमंत्री। तो कहीं ना कहीं जो भी काम होगा बीच में राष्ट्रपति हर किसी से खुद बात नहीं करेंगे, राष्ट्रपति जी कभी भी बात करेंगे प्रधानमंत्री से। और कोई भी बात अगर मंत्री को करनी होगी तो मंत्री राष्ट्रपति से सीधा नहीं करेंगे बल्कि प्रधानमंत्री के थ्रू राष्ट्रपति से करेंगे। तो विभिन्न भागों में कड़ी, कैबिनेट का प्रधान होने के नाते वह एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वे विभिन्न विभागों में उत्पन्न होने वाली आपसी समस्याओं, झगड़ों, मतभेदों इन तो इस तरह से सुलझाते हैं जिससे प्रशासनिक कुशलता बनी रहे। कुशल प्रशासन के लिए आवश्यक है कि सरकार के विभिन्न विभागों में आपसी सहयोग साधनों का समन्वय। ऐसे देश के लिए प्रधानमंत्री विभिन्न विभागों में कड़ी की तरह कार्य करते हैं। अंतर विभागीय मतभेदों को दूर करने के लिए मध्यस्थ तथा निर्णायक रूप में भी कार्य करते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि लड़ाई झगड़े को कम करना। तो देखो दोस्तों जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं, ठीक है दोस्तों, वो प्रधानमंत्री, तो वो क्या करते हैं, वो पूरी बीजेपी को या पूरी जो पार्टी है बीजेपी उसे इकट्ठा करके रखते हैं, उनके बीच में आपसी तालमेल बना के रखते हैं। तो क्यों, कैसे रखते हैं, वो आपसी झगड़ों को निपटाते हैं, हर चीज़ को संभाल कर चलते हैं, ध्यान देते हैं कि कैसे काम करवाना है, किससे हमें कौन सा मंत्रालय देना है, किस समय किसको कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे उससे काम निकलवाना है। तो ये सब चीज़ें कौन करता है, ये एक तरह प्रधानमंत्री करता है दोस्तों। तो जैसे पिछली सरकारें भी रही हैं उन्होंने भी यही काम किया, उससे पिछले, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। वो एक तरफ बाहर देश को संभालता है तो दूसरी तरफ अंदर पार्टी को संभालता है। तो विभिन्न विभागों में कड़ी के रूप में तो किसी भी तरीके से अपनी पार्टी को और अपने जो मंत्रालय है उसको टूटने नहीं देता दोस्तों। लोकसभा का नेतृत्व, ठीक है दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का नेतृत्व करता है। वह सदन में सरकार की नीति से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाएं करता है, प्रश्नों के उत्तर देता है, लोकसभा में वाद विवाद का आरंभ करता है और मंत्रियों के सदन में आलोचना सुरक्षा करता है। वह अपने दल के सदस्यों को व्हिप द्वारा आदेश निर्देश भेजता है, उन पर निगरानी नियंत्रण रखते हैं, सदन के वैधानिक कार्य पर उसका विशेष प्रभाव होता है। तो देखो दोस्तों अगर आप लोकसभा टीवी देखते होंगे, ठीक है दोस्तों, या फिर अगर आप लोकसभा की जानकारी रखते हैं, जो दिन प्रतिदिन लगती है मीटिंग सेशन लगता है, तो उसमें आप देखते होंगे प्रधानमंत्री मुख्य रूप से संभालते हैं। देखो दोस्तों कोई भी बड़ा कानून जब पास होता है तो प्रधानमंत्री आगे आकर वहाँ अपनी बात बोलते हैं ना, तो देखो आपने देखा होगा कई बार। तो प्रधानमंत्री का काम क्या है, तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रधानमंत्री सबसे पहले काम करते हैं कि अपनी सरकार की नीति, अगर कोई GST आई, कभी नोटबंदी की गई तो उसका लक्ष्य क्या है, क्यों किया गया, कैसे किया गया, यह सब बातें कौन बताता है, तो प्रधानमंत्री वहाँ पर अपनी पार्टी की तरफ से बताते हैं। उसके बाद में कोई घोषणा करनी हो, जैसे कि आपने भी प्रधानमंत्री की घोषणा देखी होगी, कभी वो टीवी पे आते हैं 8 बजे या फिर 4 बजे दोपहर में, कभी भी वो आते हैं तो वो बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करके जाते हैं कि इतने 20 लाख करोड़ रुपए मजदूरों को या फिर ये सब चीज़ें हम दे रहे हैं, हम MSME को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब बड़े बड़े जो फैसले होंगे, जो अपनी बड़ी बड़ी नीतियाँ होंगी, जो अपने अपने बड़े बड़े प्लान होंगे, जो इस देश के लिए बड़े बड़े काम होने, उसका जो संचालन करते हैं वो कौन करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी। उसके अलावा दोस्तों वो किसी भी तरह से अगर मान के लो पार्टी के ऊपर कोई भी बात आ रही है, कोई पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं या पार्टी के ऊपर कोई सवाल पूछ रहा है, तो उसका जवाब भी कौन देता है, प्रधानमंत्री। उसके बाद अगर उनकी पार्टी के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसे उन्हें कुछ बताना है तो अपने पार्टी के लोगों को भी संभाल कर व्हिप द्वारा उन्हें आदेश देते हैं, उन्हें एक लेटर, फॉर्मल लेटर की तरह भेजते हैं कि भाई ये मामले में थोड़ा शांत रहो, या आपको ये काम जिम्मेवारी दी जाती है, आप थोड़ा अगले मामले पर कम बोले, ये सब चीज़ें। तो कहीं ना कहीं लोकसभा का नेतृत्व, जो लोकसभा है जिसे हमने चुनकर सरकार को भेजा है, वो उसका नेतृत्व करती है। वो बताते कि हमें लोगों ने भेजा तो हम लोगों के लिए काम करने, तो ये चीज़ें बताई जाती हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं मुख्य रूप से समझ में आ गया प्रधानमंत्री शक्ति क्या क्या है। तो प्रधानमंत्री शक्ति मंत्री से जुड़ी हुई है, ठीक है दोस्तों, इसीलिए उनको प्रधानमंत्री बोला जाता है क्योंकि मंत्रियों के हेड है, ठीक है दोस्तों। मंत्री को चुनना, मंत्री को हटाना ये उनके हाथ में, किस मंत्री को क्या काम देना है, ये काम कैबिनेट कैसे किस में रखा जाए, कैसे कैबिनेट के साथ चला जाए, कैसे विभिन्न विभागों को जोड़ के रखना है, इनको टूटने नहीं देना, कैसे लोकसभा का नेतृत्व करना है। अब दोस्तों आया राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल में कड़ी का काम, जो पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रधानमंत्री जो है मंत्रिमंडल से राष्ट्रपति जी सीधा बात नहीं करेंगे, वो प्रधानमंत्री से पूछेंगे कि इस मामले में क्या हो रहा है, तो प्रधानमंत्री मंत्रालय से पूछ कर जवाब देंगे। तो दोस्तों समझ लो सीधी सी बात यह है कि अगर आपके स्कूल में कोई प्रिंसिपल जी हैं, ठीक है दोस्तों, और आप बच्चों को कोई बात कहनी है तो उसके लिए क्या माध्यम है कि वो अपने क्लास के हेड बॉय को कहेगा,
क्लास का हेड वो जाके किसको कहेगा, टीचर को कहेगा, टीचर प्रिंसिपल को बात आगे रखेंगे। तो हर बच्चा प्रिंसिपल के पास सीधा जाके तो नहीं बोल सकता ना। या फिर मान के चलो आज के टाइम में आपको किसी जगह पर कोई बात रखनी है तो आप सीधा जल्दी नहीं रख सकते, आपको किसी के थ्रू वहाँ पर अपनी बात रखनी होती है। तो वही बात है दोस्तों, मंत्रिमंडल सीधा राष्ट्रपति जी से बात नहीं करता, वो प्रधानमंत्री के थ्रू करता है। और राष्ट्रपति जी भी सीधा मंत्रिमंडल से बात नहीं करते, वो प्रधानमंत्री से पूछते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का एक कड़ी का काम करते हैं। वह राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के द्वारा किए गए निर्णयों की सूचना देते हैं कि आज मंत्रिमंडल ने ये फैसला लिया, आज मंत्रिमंडल ये नियम लाने वाला, आज जीएसटी आने वाला है, आज ये आने, तो जितने भी नए कानून बनते हैं वो सब के फैसले कौन देता है। आज धारा 370, 71 जम्मू कश्मीर से हटने वाली है, ये काम कौन कर रहा है, ये काम मंत्रिमंडल कर रहा है। लेकिन राष्ट्रपति को ये कौन बता रहा है, प्रधानमंत्री बता रहा है। तो दोस्तों वही बात जो हमने पिछली वीडियोस में भी करी है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से पूछ के काम करता है, मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री से काम चलता है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जी का मंत्रिमंडल से कोई जुड़ाव नहीं है, सिर्फ उनको नियुक्त करते हैं, उनको हटाते हैं और उनकी जानकारी प्रधानमंत्री से लेते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में कड़ी का काम उनको जोड़ता है, किनको, मंत्रिमंडल को, राष्ट्रपति को, कौन, प्रधानमंत्री। अब दोस्तों बताया गया है कि राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार, राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार। तो देखो दोस्तों आपको पता ही है राष्ट्रपति जी के पास बहुत पावर है, लेकिन वो बिना पूछे वो काम नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, समझ में आई कि नहीं। अगर मान के चलो जैसे आज को मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमारे देश के अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है दोस्तों, अगर वो कोई भी काम करते हैं और वो आपसे पूछ कर करेंगे तो उसका मतलब क्या है कि आप काम करें, सिर्फ वो दिखावे का चेहरा है। तो वैसे ही दोस्तों राष्ट्रपति जी सिर्फ दिखावे के लिए उनके पास शक्ति है, असली में सारे काम वो किससे पूछ के करते हैं, प्रधानमंत्री से। या प्रधानमंत्री अपने सारे काम उनके पास भेजते हैं, साइन करना ही पड़ता है। सिर्फ उनके पास एक पावर है कि 14 दिन के लिए दोबारा सोच लो, जो हमने वीडियो में कवर भी करी हुई है। तो राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार है। राष्ट्रपति प्रत्येक मामले पर प्रधानमंत्री की सलाह लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी काम राष्ट्रपति जी को करना है तो सलाह लेंगे किससे, प्रधानमंत्री से, और उनके द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करते हैं। वे उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। राष्ट्रपति को प्रशासन के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करनी हो, वह किसी अन्य मंत्री से सीधी बात न करके प्रधानमंत्री से ही बात करेंगे और सूचना प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों यही बताया गया कि राष्ट्रपति का जो मुख्य सलाहकार है या फिर राष्ट्रपति जी को जो भी काम करना है उन्हें सीधी सारा जुड़ाव प्रधानमंत्री से रखना है, ना कि किसी और से। तो प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति के बीच में एक सलाहकार है, उनसे ही पूछ कर वो काम करेगा और प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति के पास ही सारे काम को भेजेगा। यहाँ पर दोस्तों यही बात है। अब दोस्तों दल का नेता, प्रधानमंत्री दोस्तों वही बनते हैं जो अपनी पार्टी को ज़्यादातर लीड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मान के चलो अगर आप प्रधानमंत्री देखें तो अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो अपने दल जो उनकी पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, उसकी नीतियाँ। तो देखो दोस्तों अगर आज मान के चलो, अगर आप इस एग्जाम्पल को जोड़ता हूँ मैं आपको दिल्ली की सरकार से, तो दिल्ली की सरकार ने क्या कहा था कि हम फ्री बिजली कर देंगे, ये कर देंगे। तो जब वो पार्टी सत्ता में आई तो दिल्ली के लिए वो काम किया है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी पार्टी देश के लेवल पे आती है, जो भी पार्टी उधर चुनी जाती है, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आएंगे, ठीक है दोस्तों, या फिर उनके अपने कुछ वादे थे, तो वो उन वादों को दिखाते हैं कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, हमने गरीबों के लिए काम किया, हम अच्छे दिन लाने के लिए ये कर रहे हैं, हम जो फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। तो हर एक सरकार अपनी नीति कार्यक्रम जो उसने सत्ता में आने से पहले बोला होता है वो उसे करने की कोशिश करती है। ठीक है दोस्तों, मुख्य आता आम चुनाव के समय दल के उम्मीदवारों को खड़ा करना। उसके अलावा दोस्तों जब अगले चुनाव होते हैं तो वो उन्हीं लोगों को वोट इलेक्शन में खड़ा करती है दोस्तों जो उस दल को जिता सके, उन्हें टिकट देना, सोच समझकर जनता से उस दल पर उम्मीदवार के पक्ष में मत को अपील करना। तो ये काम ज़्यादातर प्रधानमंत्री भी करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जो थे वो उस पार्टी के हेड होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सदन के नेता के रूप में प्रधानमंत्री सदन के नेता के रूप में भी काम करते हैं। वह सदन के अधिवेशन बुलाते हैं, लोकसभा की कार्यवाही निश्चित करते हैं, विधायकों के वाद विवाद का समय निश्चित करते हैं, सदन में महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा करते हैं, विरोधी दल द्वारा दी गई आलोचना का उत्तर देते हैं। देखो दोस्तों, विधायक की जगह यहाँ पे सांसद हो, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सांसद आएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि जो लोकसभा है, ठीक है दोस्तों, उसके अंदर नेता का भी काम करते हैं। वो अपने जितने भी लोग जीत कर आए हैं उनको साथ लेकर चलते हैं, उनके झगड़े को कम करते हैं, वो उनके साथ में मिलाकर चलते हैं। तो देखो दोस्तों, जितने भी बीजेपी के नेता चुन कर आए हैं तो उनको संभाल कर कौन रखता है, उनको संभाल कर बीजेपी के जो प्रधानमंत्री है वो रखते हैं, ताकि वो एक साथ बंधे रहे, आपस में टूट फूट ना हो, पार्टी में अलग अलग मतभेद ना हो, दो पार्टी अलग अलग मतों से ना चले। तो यह काम भी प्रधानमंत्री का होता है। तो मैंने आपको शुरू से बताया प्रधानमंत्री के दो काम होते हैं, देश को देखना, इधर से पार्टी को देखना। तो ये काम है प्रधानमंत्री राष्ट्र के नेता के रूप में। देखो दोस्तों, राष्ट्र
प्रधानमंत्री राष्ट्र को भी चलाते हैं, तो सारा राष्ट्र प्रधानमंत्री की और अच्छे प्रशासन और पथ प्रदर्शन के लिए निगाहें लगाए हुए रहता है। नॉर्मली चुनाव भी प्रधानमंत्री के नाम पर लड़े जाते हैं, जैसे 80 में इंदिरा जी के चुनाव, 98 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के चुनाव, तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी के चुनाव। तो देखो दोस्तों, अब की बार मोदी सरकार हो गया, ठीक है दोस्तों, इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ, ठीक है दोस्तों, उसके अंदर वाजपेयी जी की सरकार। तो जितनी भी सरकार आई थी, तो वो जितने भी हैं, ठीक है दोस्तों, जितने भी, अगर आप बड़े बड़े चुनाव देख लीजिए, तो इनमें आप अगर दोस्तों देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़े गए हैं, और इससे ये पता चलता है कि पूरा देश प्रधानमंत्री को बड़ी इच्छा से देखता है। जैसे कि लोग देखते हैं कि हाँ भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो हमारे देश में कहीं ना कहीं गरीबी हटेगी, ये हो हटेगा, या फिर ये कई चीज़ें हमारे देश में फ़ायदा होगा, तो लोग इसीलिए वोट देते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री को लोग बड़े इच्छा से चुनते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मान के चलो प्रधानमंत्री के लिए मैं कल इलेक्शन में खड़े हो जाऊँ, तो मुझे कोई वोट नहीं देगा यार, क्यों देगा, क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री को सब जानते हैं, ठीक है दोस्तों। कई लोगों को कई लोग जानते हैं, तो कोई भी प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन में खड़ा होता है तो उसके ऊपर लोगों का एक भरोसा होता है कि ये काम करेगा। तो अगर आप देखते होंगे राज्यों के इलेक्शन भी अगर आप देखोगे दोस्तों, तो उसमें भी मुख्यमंत्री की तरफ जैसे लोगों का झुकाव रहता है ना कि हाँ, ये बंदा हमारे लिए काम करेगा, इसे हम वोट देते। तो जब भी देश में कभी भी प्रधानमंत्री के लिए मेन बात होती है कि प्रधानमंत्री से लोगों को भरोसा होता है कि यह प्रधानमंत्री हमारे लिए काम करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों यही बात बताई गई है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार, ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रधानमंत्री का यह विशेष अधिकार प्राप्त है कि वे लोकसभा को भंग करवा देता है, चुनाव करवा सकता है। जैसे 2004 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के परामर्श पर राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 13वीं लोकसभा भंग कर दी थी। तो देखो दोस्तों, लोकसभा भंग करने का मतलब है कि अभी जैसे सही से सरकार चल रही है हमारी, ठीक है दोस्तों। जैसे 2014 से 2019 की सरकार बहुत अच्छी चली थी, या उससे पहले अगर हम देखें तो 2009 से 14 की सरकार बहुत अच्छी चली थी। अगर उस बीच में ऐसा होता, ठीक है दोस्तों, या 2009 से 2014 के इलेक्शन देख लीजिए आप, तो उस बीच में कौन थी, कांग्रेस सरकार थी, है ना दोस्तों, हमारे बीच में, और वो कई पार्टियों से मिलकर बनी थी, वो स्मूथली चल रही थी दोस्तों। अगर उस बीच में होता कि पार्टी में कोई ऐसी चीज़ हो जाती, या फिर कोई पार्टी उस प्रधानमंत्री को सपोर्ट नहीं करती, वो कहते कि हमें इस प्रधानमंत्री को सपोर्ट नहीं करना, ये हमारा फैसला, ये हमारी ढंग से काम नहीं कर रही। देखो दोस्तों, गठबंधन में होता क्या है कि कई पार्टियाँ, ठीक है दोस्तों, कई पार्टियाँ मिलकर चलती है, और ये मिलकर चलती है तो इनके अपने अपने इच्छा होती है। अगर ये प्रधानमंत्री इनकी इच्छा के हिसाब से काम नहीं करेगा, तो ये पार्टी कहेगी कि हमें ये प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हटा दो। अब जब ये सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये प्रधानमंत्री बनने, वहाँ पर उनकी काबिलियत ख़त्म हो गई, क्योंकि प्रधानमंत्री वो बनता है जो लोकसभा में जीतता है। तो यहाँ पर इसकी हार हो गई, तो कहीं ना कहीं जो सरकार 5 साल चलनी थी वो बीच में ही गिर जाएगी। तो इसे बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। जब पार्टी या पार्टी के अंदर के लोग, या फिर कई पार्टियों में से कोई पार्टी सपोर्ट करना सरकार को बंद कर दे, तो उसका मतलब होता है अविश्वास, कि भाई इस प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास है, उसके ही लोगों को विश्वास नहीं है अपने प्रधानमंत्री पे, वो हो गया अविश्वास। अविश्वास के बाद लोकसभा भंग होती है। इससे पहले ज़्यादातर प्रधानमंत्री खुद ही अपना इस्तीफा दे देते हैं, तो वहीं पे लोकसभा भंग कर दी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर यही बताया गया है कि 2004 से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर APJ कलाम ने 13वीं लोकसभा भंग कर दी थी। तो प्रधानमंत्री के कहने पर लोकसभा भंग भी कर दी जाती है। उसके अलावा दोस्तों देखो, विदेश नीति तो वैसे विदेश मंत्रालय या राष्ट्रपति के नाम पर होती है, लेकिन जब भी कोई भी विदेश काम होता है वो प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। तो प्रधानमंत्री भले ही विदेशी विभाग अपने पास ना रखते हों, परंतु विदेश मंत्रालय से घनिष्ठ संबंध रखना पड़ता है। वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की नीति का स्पष्टीकरण करते हैं। विदेश नीति के सभी महत्वपूर्ण विषय उसी के द्वारा निश्चित किए जाते हैं। विदेशी राज्य में प्रधानमंत्री विचारधारा नीति मान्यता होती है, उसी के सुझाव पर किसी राज्य को मान्यता दी जाती है। तो देखो दोस्तों, यहाँ तक पहले हम समझ लेते हैं। अगर आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी कितना बाहर जाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो वो उस जगह पर जाकर मेन विदेश से कायम संबंध किससे रखते हैं, वो खुद रखते जाकर। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप से देख लीजिए दोस्तों, रशिया के पुतिन से देख लीजिए, या आप किसी भी तरीके से मैक्रोन को देख लीजिए फ्रांस में, या फिर जर्मनी के वाइस चांसलर को देख लीजिए, तो वहाँ पर जाकर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनसे सीधा संबंध कायम करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये काम वैसे विदेश मंत्रालय को ज़्यादातर होता है, लेकिन प्रधानमंत्री को ये काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री संसदीय शासन प्रणाली का हेड होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं मुख्य रूप से यहाँ पर यही बताया गया है कि प्रधानमंत्री का एक बड़ा काम है विदेशी विभाग को भी संभालना, विदेश से संबंध कायम करना, क्योंकि उन्हीं के आधार पर देश की नीतियाँ आधारित होती है। उसके अलावा दोस्तों, जो हमारे देश से राजदूत नियुक्त किए जाते हैं वो मंत्रिमंडल भेजता है, लेकिन प्रधानमंत्री फिर उस पर हाँ करते हैं, फिर जाके राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करते हैं। तो आवश्यकता पड़ने पर उन्हें वापस बुलाना, भेजना, ये सब काम भी कौन करता है? प्रधानमंत्री। राज्य के अध्यक्षों की बैठक में सम्मेलन, जितने भी राज्यों के अध्यक्ष हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करता है, शांति युद्ध संधि,
जितने भी युद्ध करना है, शांति करना है, ये सब फैसले कौन लेते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र, मतलब कि अभी के लिए प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी लेते हैं या हमारे प्रधानमंत्री लेते हैं। तो देखो दोस्तों, बड़ा आसान सिंपल था। अब तक मेरे को लगता है आपने समझ लिया होगा। तो बड़े सिंपल से हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं या रिपीट कर लेते हैं। देखो दोस्तों, प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 के अनुसार कैसे उन्हें चुना जाता है, उनकी शक्ति तथा कार्य क्या है। तो उनकी शक्ति आपको पता ही है, बड़े सीधी सीधी शक्ति हैं। तो यह सब आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, कौन सी कमी पेशी रह गई प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, हम किन चीज़ों में सुधार कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।